कि भाई ये मत समझना कि गुर्जर समाज के लोग हैं। ये बात ध्यान रखना कि जिला हमारा है, अगर एक बच्चे की तरफ उंगली उठी तो जिले में नहीं, कोई लखनऊ में नहीं चैन से सो पाएगा। इस बात को मेरी गांठ बांध लेना, कभी गलतफहमी हो किसी को। आपको याद है राजेश पायलट जी? आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किसानों का इतना पढ़ा लिखा तेज तर्रार नेता दोबारा तो नहीं पैदा हो सकता। रविंद्र भाई गवाह बैठे हैं, मैंने उनसे कहा उनके बेटे के लिए कि उनको तैयार कर लो, उनको राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मेरा वादा इतनी सीटें उनको लाकर देंगे। आप बैठे हैं सामने, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जाओ आप बात कर लो, एक पढ़ा लिखा नेता, मैं चाहता हूं कि वो राजस्थान कमाल संभाले। और जब उनका अपमान हो रहा था तब की बात, मैंने कहा जाओ उनसे जाकर बात करो, आप कहो अगर आपकी बात बन गई तो इतना हमने काम कर रखा राजस्थान में कि अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि उनके बगैर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। हम पूरा जोर लगाएंगे कि सचिन भाई राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाए। अगर सस्ता देनी पड़ी, आज नहीं, जिस दिन कहेगी सरकार या जोर लगाएगी और समाज, एक तरफ समाज का सम्मान होगा, गुर्जर समाज का, किसान कमेरे समाज का, दूसरा सस्ता, मैं आज वचन दे कह रहा हूं, छोड़ दूंगा, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। आज तो नहीं कहता, राजनीति में जो नहीं कहा जाता उसको भी समझना चाहिए। इस दिन मौका मिलेगा, इतनी बड़ी इज्जत देंगे समाज को जो पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली। मेरी बात कि 10 मई 1857 को क्रांति हुई और उससे पहले बैरकपुर की जेल में उनको फांसी हो गई है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल और 10 मई में कितना फर्क है? 1 महीने 2 दिन का फर्क है। लेकिन नायक कौन रहे? इतिहास पढ़ाता रहा कि नायक मंगल पांडे रहे। मेरा मंगल पांडे जी से विरोध नहीं है, उनका भी बलिदान देश के लिए है, लेकिन सवाल यह है कि जब कलम की ताकत आपके पास नहीं होती तो बलिदान आपका होता है और सम्मान किसी और को मिलता है। जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और कहीं आपकी तरफ आंख उठेगी तो आप याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के आपके सामने खड़े रहेंगे। इस बात को अपने दिल में रखना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। उस एनर्जी ने और उसने मेरे जीवन को नई दिशा दी, मेरी सोच को नई दिशा दी, और इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और अध्यक्ष जी ने कहा, भाटी जी तुम केवल एक जिले की परिधि में एक सीमा के लायक नहीं हो, तुम्हें अपने समाज की लड़ाई पूरे देश के अंदर जाके लड़नी चाहिए। जहां जहां समाज पे जुल्म हो, जाति हो, हक अधिकार छीने जाए, आरक्षण छीना जाए, इतिहास मिटाया जाए, वहां जाके तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे ताकत और मुझ में हौसला और जो मुझ में विश्वास जताया, पूरे देश में आज वही है कि चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का, जहां जहां समाज पे जुल्म ज्यादती होती है, मैं जाता हूं, लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं। राजनीतिक व्यवस्थाएं सबकी अलग हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आप सब अलग अलग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े होंगे, या आपके परिवार में कोई सदस्य है दूसरी पार्टी से भी जुड़ा होगा, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं सामाजिक सम्मेलन के लिए। ये जो समाज की आवाज उठाने वाले एकमात्र नेता भाई चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे समाज की आवाज हर जगह उठाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगते हैं, कितनी बातें उनके लिए होती हैं, उनका विरोध भी होता है, लेकिन फिर भी वो कभी चूकते नहीं है गुर्जर समाज की आवाज उठाने से, और वो हर जगह हमारी आवाज उठाते हैं। इसलिए हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब भी उनके कंधों को मजबूत करें, उनकी ताकत बने, उनके साथ खड़े रहें। गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने जब ये शुरुआत की तो 150 के साथ 350 तक अब हमारे सदस्य बन चुके हैं, जो हर महीने 1000 रुपए उसमें देते हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अब तक हम 40 लाख रुपए की डोनेशन बच्चों को दे चुके हैं, जिसमें बच्चे MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, और नॉर्मल ग्रेजुएशन तो पता नहीं कितने बच्चों की मदद कर चुके हैं। सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी गुर्जर सरदारी का, जिन्होंने मुझे यहां बुलाया और इतना सम्मान दिया, मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की इस सभा की जो कार्यक्रम हम लोग जिसमें शामिल हुए, उसकी अध्यक्षता कर रहे बालेश्वर प्रधान जी, इस मंच पर उपस्थित भाई अमित जी, योगेंद्र भाटी जी, भाई सुनील नागर जी,
साई की तरह मेरे साथ रहने वाले भाई अमित कसाना जी, और मेरी गैर मौजूदगी में भाई कंधा या मेरी परछाई बनके हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले भाई रविंद्र भाटी जी, सफल संचालन कर रहे भाई प्रवेश जी, और तमाम आनंद भाई की पूरी टीम जिन्होंने ये सम्मान समारोह रखा। सम्मानित इस पूरे क्षेत्र के गुर्जर समाज के पहरेदारों, मंच पर मैंने बहुत सारे साथियों को सुना है। हालांकि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, यहां बहुत सारे ऐसे शख्सियत हैं जो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति में बैठी हैं, जिनकी उम्र मेरी उम्र से दुगनी होगी। उम्र दुगनी है तो अनुभव भी बहुत ज्यादा होगा। अनुभव के आधार पे तो मैं नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा जानकारी रखता हूं, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी पिछले 17-18 साल के संघर्ष में। और सहारनपुर से जो साथी हैं वो तो जानते हैं कि मैंने लगभग महीने में 30 दिन 31 दिन होते हैं और दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात में 18-20 घंटे हम लोगों ने काम किया है जमीन पर जाकर। तो हमने बचपन में सुना था कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता, मगर यहां तो हमने सब कुछ संघर्ष से सीखा। जमीन पर जाकर काम किया है, बिना छोटे छोटे संसाधनों से, कभी कभी बिना संसाधनों के भी आंदोलन को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से देखा है। चीजों को बनते बिगड़ते, तमाम तरह की ऐसी चीजें जिनसे बदलाव हुए वो हमने अपनी आंखों से देखे। और जब यहां से इस मंच से कहा जा रहा था कि हम एहसानमंद हैं, हम इस कर्ज को चुकाएंगे, हम साथ देंगे, तो मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं। भाटी जी यहां बैठे, अमित भाई, बहुत लंबे समय से इस समाज का सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी दाईं तरफ बाईं तरफ मेरे दो भाई जो है साई की तरह मेरे साथ रहते हैं, और मुझे भरोसा है कि अगर कई मौका मिला और मेरी तरफ कोई उंगली उठी तो हो सकता है कि वो उंगली मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मेरे भाइयों का प्यार मुझे इतना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नौजवान पीढ़ी जिसके कंधों पर जिम्मेदारी, आप तो सीनियर लोग, नौजवान पीढ़ी जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, आप और मैं चिंतन करें, क्या हम अपनी नौजवान पीढ़ी को वो दे पा रहे हैं जो हम देख के आए? क्या हम अपनी नौजवान पीढ़ी को संघर्ष के लिए तैयार कर पा रहे हैं? प्रमोद जी कह रहे थे कि पुराने चंद्रशेखर जब अंग्रेज वो करते थे, बाबा साहब अंबेडकर ये कहा करते थे कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो भी अपनी बेड़ियां सब काट लेगा। लेकिन आज तो गुलाम गुलामी में मस्त है, बिल्कुल मस्त। कि उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे नौजवान अपना इतिहास नहीं जानते। एक इतना बड़ा इतिहास है इस समाज पर, चक्रवर्ती सम्राट वीर भोज जी से लेकर और आधुनिक भारत में विजय सिंह पथिक जी हो, 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर हो, उससे पहले वीरता, त्याग, बलिदान की मूर्ति रही मां पन्ना नायर हो। अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या? लिटरेचर तो हमारे पास नहीं है। अब तो हमारे यहां लेखक होने लगे हैं, चिंतक होने लगे हैं, हम लोग टीवी पे तमाम जगह बैठ कर देखते हैं कि बातें होती हैं जब कोई विषय आता है। लेकिन लंबे समय पहले से जो पुराना समय था, उस समय में हम पे कलम की ताकत थी कि हम लिख पाते। आप कभी एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आप आज घर जाना और आप ये चेक करना
जो बात मैं 1857 की क्रांति की आपसे कह रहा हूं, जिसके नायक कौन है? कौन है? जोर से बताओ जरा। कोतवाल धन सिंह। और 1857 में गदर कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। भाई पश्चिम के हम लोग इतना तो जानते ही हैं। और उसका श्रेय किसको मिलता है? मंगल पांडे जी को। और वो कहां के थे और उनको फांसी कहां हुई? कलकत्ता के बैरकपुर में। जिस तारीख में उनको फांसी हुई उसके 1 महीने बाद ये गदर शुरू हुआ है। जी 32 दिन। इतिहास गवाह है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं और जादुई बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग पढ़े लिखे हुए इस बात को जानते हैं कि 10 मई 1857 को क्रांति हुई और उससे पहले बैरकपुर की जेल में उनको फांसी हो गई है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल और 10 मई में कितना फर्क है? 1 महीने 2 दिन का फर्क है। लेकिन नायक कौन रहे? इतिहास पढ़ाता रहा कि नायक मंगल पांडे रहे। मेरा मंगल पांडे जी से विरोध नहीं है, उनका भी बलिदान देश के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि जब कलम की ताकत आपके पास नहीं होती तो बलिदान आपका होता है और सम्मान किसी और को मिलता है। ये इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने में नौजवान भी यहां है। नौजवान देख रहा। पार्टी जी को याद होगा बहन तोला गुजर का जो है के साथ जो अन्याय हुआ भीलवाड़ा में। आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग भीलवाड़ा नहीं देखा होगा आपने राजस्थान में। और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसी घटना होगी। तो मैंने कहा क्या करना है बता? कि मैं जा रहा हूं। तो मैंने कहा आप जाओ, आपके जाने से पहले आपको फौज तैयार मिलेगी जो आपका साथ देगी, आप पहुंचो। ठीक है। आपको नहीं पता लगा होगा कि क्या हुआ, बहन तोला के साथ क्या हुआ। सुदीक्षा का मामला आया, भाटी जी को याद है, उन्होंने मुझसे फोन किया कि भाई हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा, कोई सुन नहीं रहा, आ जाओ। कोरोना काल का दौर था और हम कहां से निकल के पहुंचे और उनके गांव तक चले गए और पुलिस ने घेराबंदी कर दी और 50 गाड़ी लगा दी, इधर को भी रोक उधर को भी रोक। मैं ये घटना आपको क्यों याद दिला रहा हूं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी हिस्ट्री है, ये भी इतिहास है। ये जो रविंद्र भाटी आपके यहां है, अमित भाई का नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। ये पैंट और जींस वाले नेता है और ये कुर्ते पजामे वाले नेता है, फर्क है इन दोनों में। इनको मैं मनाता रहता हूं। बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, नहीं मुझे जाना है ग्वालियर में। मैं कह रहा हूं रहने दो, एक ही तो हम पे नेता है, तुम काहे को यार जो कर रहे हो? नहीं जाना है, जाना है। और मैं कह रहा हूं आचार संहिता निमट जाएगा, खेल पूरा, चुनाव खत्म हो जाएगा और जेल बंद हो गए। नहीं भाई, अब देखो समाज की इज्जत का मामला। तो मैंने कहा फिर अकेले क्यों, हम भी चलेंगे साथ, चलो। अब अकेले क्यों जाओ? अब मैं पूछ रहा हूं कहां है भाटी जी कि भाई भाटी जी चले गए कश्मीर कि भाई गुर्जर समाज का आरक्षण छीना जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि भाई साहब क्या माहौल है कश्मीर का, छोड़ के इधर आ जाओ। नहीं भाई, समाज में आना चाहिए, उनका अधिकार छीन रहा है। और मैं यहां बैठे नौजवानों को गारंटी दे कह रहा हूं, हमारा 90% समाज नहीं जानता कि अगर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी एमबीसी का आंदोलन नहीं चलाते तो वहां जितने अधिकारी आज बने आरएएस के जरिए 1% अधिकारी नहीं बन पाते। इतिहास नहीं पढ़ते ना हमारे नौजवान साथी। और आज वही नौजवान फेसबुक पे, ट्विटर पे आरक्षण को गाली देते हैं। वो नहीं समझते आरक्षण क्या है, आरक्षण कौन सा हथियार है। मैं लिख के देता हूं क्योंकि नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा सोशल मीडिया, आईटी सेल, तमाम दलों के वो जो पढ़ा रहे हैं वो उसी में खोए हुए। उनको नहीं पता कि ये जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, इसने हमें मंडल कमीशन के जरिए पैरों पर खड़ा किया है। वरना गांव का प्रधान से लेकर आज जो आईएएस आईपीएस बनने में जो आरक्षण मिलता है, ये किसी भी कीमत पर, ये जो सत्ता में लोग थे हमें किसी भी कीमत पर नहीं देते। तो हम अपने अधिकारों को जानते नहीं है ना। वो ये भी नहीं जानते कि 76 गुर्जर समाज के लोगों के खून से होली किसने खेली थी राजस्थान में, वो नहीं जानते। किसी पे धर्म का भूत सवार है, किसी पे किसी और चीज का भूत सवार है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं इतिहास पढ़ना चाहिए। आप यहां तमाम लोग बैठे, बताओ किसने चलवाई थी गोली? वो बीजेपी ने। कौन सी पार्टी की सरकार ने? बताओ, पहले ये बताओ। आप बड़े हो, मेरी बात गलत हो तो रोक देना। आप ये बताओ, क्या सरकार की बिना परमिशन की गोली चल सकती है? बताओ भाई, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो किसकी सरकार ने चलवाई गोली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और बताओ, उन माओ के पास का जवाब है आपके पास, जिन माओ ने अपने बच्चों को जो है, जिनको पाल पोस के दूध पिला के बड़ा किया था, उनको लाशों को जो है, और सब लोग वहां से क्योंकि गोलियां चली हटकी, तो वो गुजरी माए जो अपने बच्चों को जो है खून में लथपथ लेके घूम रही थी, उनके आंसुओं का जवाब है आपके पास? इतना जो है
इतनी अंधश्रद्धा उसमें पागल। देखो धर्म आपका अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप किसी भी धर्म को मानो। मैं तो कभी कभी भाटी जी से बात करता हूं, मैं कहता हूं यार आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा डंडा लेके खड़ा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि जो मुस्लिम गुजर ये भी तो आप ही का परिवार है। जहां आपकी तरफ आंख उठती है तो वो आपके आगे खड़ा होता। बताओ खड़ा होता नहीं सहारनपुर की क्यों? सहारनपुर के लोगों बताओ, ये जो गुजर गौरव यात्रा की थी, बताओ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था नहीं खड़ा था? बताओ आपका साथ तो नहीं छोड़ा था उसने कभी नहीं छोड़ता। तो। लेकिन मैं एक दिन पूछा फिर झगड़ा किस चीज का है? राजपूत गुजर, राजपूत हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत, हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर, हिंदू त्यागी मुस्लिम त्यागी, हिंदू जाट मूड़ा जाट, तो सब तो आपके परिवार के लोग हैं। फिर ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहां से आ गया भाई? ये कौन लेके आया? हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। मैं आज आपको वचन देकर कह रहा हूं, जिस बुद्धिस्ट विचारधारा को लंबे समय लोगों कर रहे हैं, आप उठा के देखो कनिष्ठ आपके उसमें मिलेंगे वंश में, और वो बुद्धिस्ट राजा मिलेंगे आपको। आप उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि मीर भोज जी से पहले भी आपके पास राजशाही थी, और वो राजशाही का किस तरह का राज था आपको पता लगेगा। हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो पता ही नहीं है कि देश में सबसे बड़े जो दानी राजा थे जिनका नाम इतिहास में अजर अमर है, वो इसी वंश के मिलेंगे आपको। और हम तो इसका एहसान को मानते हैं। हम हिस्ट्री में जब बात करते हैं, हम तो चर्चा करते हैं कि जो पूरा कुर्मी वंश है ये आपका वंश। अगर आप नहीं जानते तो जान लो, महाराष्ट्र का मराठा, पटेल हरियाणा उसका गुजरात का, और यूपी का गुजर, ये पूरा एक वंश है। अगर आप नहीं जानते तो हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा। और वही थे सामाजिक न्याय का जब उनको अवसर मिला तो 1902 में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था छत्रपति साहू जी महाराज जो इसी वंश के थे उन्होंने की थी। हम तो इस बात को जानते हैं, इसलिए हम तो शर्माते रखते हैं। हम तो मानते हैं, हम मानते हैं, हमारा समाज मानता है, हर कमजोर वर्ग मानता है कि अगर सम्राट साहू जी महाराज नहीं होते तो इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाता। मैं तो, और हम अपने दल में, मैं आपको आज कह रहा हूं ईमानदारी से, हम रोज बैठ के चिंता करते हैं कि जब हम एकता की बात करते हैं तो तमाम सामने वाले लोग इनको लड़ाने की बात करते हैं, और जहां पे झगड़ा हो जाता है, मैं और भाटी जब लोग पूरे जोर लगाते हैं कि इनमें आपसे झगड़ा ना हो, ये एक परिवार है, एक ही लड़ाकू स्थिति के लोग हैं, और इनको ये एकजुट रहेंगे तभी बचेंगे। हम जहां पश्चिम में बैठे हैं, अगर गुर्जर और दलित एकजुट हो जाए, मेरी बात को आप याद रखना, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो रोक दे पश्चिम में किसी और का झंडा हो जाए। आप अपनी ताकत को जानते नहीं हो ना। हमको पूरे पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए हमने इनसे कहा कि आप गुर्जर समाज में पैदा हो गए, अच्छी बात है, लेकिन पूरा पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है कि पश्चिम में कोई नेता, उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़े वर्ग का नेता खड़ा हो जो पिछड़े वर्ग की लड़ाई को ईमानदार से लड़ सके। आप सबके नेता, हम इनसे कहते हैं, और मैं आपको भी कह रहा हूं, नेता वो थोड़ा होता है जो सिर्फ एक छोटी एक हिस्से के लिए सोचता है। नेता तो वो होता है, नायक तो होता है जो सबके लिए सोचता है। हमें अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। गुर्जर समाज का इतिहास जानने वाले जो लोग हैं, आप बैठे हो, बताओ क्रिमिनल ट्राइब कैसे लगा आपके ऊपर? किसको अंग्रेजों के शासन में इतना अधिकार था कि वो बताते कि ये जातीय क्रिमिनल ट्राइब है? 1871 में आपको क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया। क्या आज का नौजवान जानता है कि क्रिमिनल ट्राइब का मतलब क्या था? सहारनपुर के लोग जानते होंगे। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब था आपराधिक जातियां, जिन जातियों को जाति के आधार पर अपराधी माना जाता था। ये क्रिमिनल ट्राइब अंग्रेजों के चाटुकारों ने अंग्रेजों को बताया कि जाति अपराधी जाता। क्यों थी अपराधी जाता? मुझसे सुनो, और जो सोशल मीडिया सुनेंगे वो भी जान लो। हाँ, वो अपराधी जातियां अंग्रेजों की नजर में थी, तो अंग्रेजों की नजर में अंग्रेजों के चाटुकार कौन थे आपको नहीं पता क्या? अंग्रेज किसको अपराधी मानते थे? उसको जो अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके हथियार लूटता था, उनका धन लूटता था, जो बगावत करता था, जो उनसे मुकाबला करता था, उनको वो साधु मानेंगे क्या? उनको भाईबंद मानेंगे क्या? अपने उनको वो अपराधी मानेंगे। इसलिए उन्होंने अपराधी जातियों में गुर्जर समाज को घोषित किया, और देश आजाद हुआ 47 में। और ये नौजवानों को जानना चाहिए कि देश आजाद हुआ 47 में, और क्रिमिनल ट्राइब खत्म हुआ 1952 में। आजादी के 5 साल बाद, संविधान लागू होने के 2 साल बाद गुर्जर समाज को क्रिमिनल ट्राइब से निकाला गया। हमारे यहां तो सहारनपुर में हॉस्टल था, और इस क्रिमिनल ट्राइब का कितना बड़ा दंश लगभग 81 साल इस गुर्जर समाज ने झेला कि जो बच्चा इनके यहां पैदा होता था उसको उठा के, जबरन उठा के मां बाप से अलग करके उसको ले जाते थे वहां हॉस्टल में, वहां रखते थे कि ये क्रिमिनल बन जाएगा। इतना बड़ा अपमान, जातीय अपमान, सामाजिक अपमान इस समाज ने झेला। और मैं दाद देता हूं आपकी हिम्मत की कि फिर भी पिछले 50 सालों में, 60-70 सालों में कहां से कहां तक आपने खुद को पहुंचा दिया। ये आपकी क्षमता है,
ये आपकी क्षमता है, इसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। वो आपसे जमीन छीन सकते हैं, आपके अवसर छीन सकते हैं, लेकिन अगर कम जमीन में भी अपने आप को आपने अगर बसा के खेती करके रोजगार करके आपने अपने आप को ऊपर उठाया, आपने संघर्ष कर, ये आपकी क्षमता है। इससे इसको वो नहीं, कोई भी नहीं छीन सकता आपको। लेकिन आप महसूस करके देखो, एक अच्छा भाईचारा है हमारे यहाँ, उस भाईचारे को लगातार कमजोर करने का काम किया जा रहा है। क्यों? किसान कमजोर कमेरे एकजुट होंगे, इससे किसको नुकसान होगा? मुझे पता है। उन्हीं को जिनका राजनीतिक धंधा इस बात के साथ आगे बढ़ता है कि लोगों में नफरत और लोगों में आपसे झगड़े बढ़े रहे। वरना बताओ, कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा। अगर आज ये राष्ट्रीय गुर्जर सम्मान समिति, गुर्जर महासभा बना के, किसान संगठन बना के अगर इस समाज के नौजवान प्रदेश की किसानों की, मजदूरों की, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो उनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? बताओ, क्यों नहीं मिल रही परमिशन? अभी क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? मैंने इनसे पूछा, बता देना भाई, मुझे कोई परेशानी हो तो। नहीं, सब ठीक है। बैरिकेडिंग लगा के आपके ट्रैक्टर रोक के किसने आपका अपमान किया? किसके इशारे पे अपमान हुआ मुजफ्फरनगर में, जहां आपने सम्मान समारोह रखा था? शुक्रदाल में किसके इशारे पे हुआ? मैंने इनको मना किया। प्रभात कहां है? प्रभात नहीं हुआ। अभिनव कहां है? अभिनव दाद तुम्हें नहीं बताया अभिनव। मैंने इनको मना किया, मैंने इनको बताया कि आप जाओगे, आप गिरफ्तार होगे, क्योंकि वहां के सारे नेता नहीं चाहते कि ये पंचायत जो है गुर्जर समाज की ये हो जाए। मैंने इनको कहा कि आप मत जाओ, लेकिन अब क्या करें? अब वो मुझसे नहीं जाना पड़ेगा, कोई नहीं जा रहा है। नौजवान हमारे खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ। नौजवान हमारे खड़े हैं, जेल चले जाएंगे, भैया कोई भी तो नहीं है, मैं भी साथ छोड़ दूंगा। तो मुझ में और नेताओं में क्या फर्क है? आप में आदमी पहचानने की कला नहीं है और भरोसा क्यों मेरा? मैंने इनको रोका, मुझे पता था जेल जाएंगे, और मैं इनसे कह रहा था कि जब रिहाई के समय मैंने बताया जो लोग इनके साथी उनको कि नहीं छोड़ेंगे उनको अभी, इसलिए मैं गया। और मुझसे कह रहे थे जिस दिन मैं जा रहा था, अरे चंद्रशेखर जी आप मान जाओ वरना आपकी सस्ता खत्म कर देगा। मैंने कहा एक नहीं, 1000 बार खत्म कर दो यार, एक बार तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बात करते हो? इनसे डरता हूँ? देखो, संस्था से नहीं डरता मैं, ये तो जनता के हाथ में होती है। वो एक हमारा हटाएंगे और जनता ने चाह दिया तो अगली बार 50 बन जाएंगे। कहां से रोक लेंगे? क्या बात करते हैं वो लोग? लेकिन उनको लगता है कि ये आदमी इस बात से डर सकता है। जो आदमी जान से नहीं डरता हूं मैं, आपको मेरे ऊपर एक एहसान है, मैं आपको बताता हूं। मैं आया था, वकील साहब जिक्र कर रहे थे, जब यहां ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी पे आंदोलन चल रहा था, और कितने किसान थे? 40-42 करीब जवान थे। इनको ज्यादा पता होगा दादरी के लोगों को। 33 किसान बंद थे। हाँ, ये टिकम साहब भी थे वहां उस दिन आंदोलन में। और ये बात मैं पूरी बताऊंगा, पूरी अधूरी नहीं छोड़ूंगा, पूरी बताऊंगा। हाँ, महेश भी यही है। कहां है महेश? महेश भाटी वो पहले ही निकल लेता है ऐसी जगहों से। तो आंदोलन हुआ, 33 किसान जेल में थे। भाटी जी ने मुझसे कहा कि भाई बहुत दिन हो गए जेल में, आपको आना पड़ेगा। मैं चला गया। हम लोग 1 हफ्ते का समय देके आए कि 1 हफ्ते में आप किसानों की मांग मान लो। फिर मैं बाहर गया था, मैं आया, इन्होंने मुझसे कहा मान नहीं रहे। मैंने कहा चलो फिर चलेंगे। चले गए। बड़े बड़े किसान नेता वहां मौजूद थे, तो मैंने कहा भाई ताला लगाओ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने प्रशासन कहा कि 2 घंटे का समय है, 2 बज रहे हैं, 4 बजे तक अगर किसान नहीं छूटे तो ताला लगेगा अथॉरिटी पर, जिसको जितना जोर लगाना लगा। अब मेरे पास जब मैंने देखा वहां, तो हलचल सी मची हुआ, कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भाग रहा है, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आ गए। कुछ ने मुझे भी कहा साहब खराब हो जाएगा। हमने कहा देखो मेरी बात सुनो, हमारा अनुभव बहुत है, जनता के आगे ना सरकार की कोई हैसियत है, ना पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। जनता मालिक होती है। आप थोड़ी देर बैठ जाओ। खैर, उस हलचल के बीच में सीनियर अधिकारी ने मुझसे कहा कि आपकी मांग क्या है? मैंने आज की मांग ये है कि इन्हें किसानों को छोड़ दो 4 बजे से पहले। तो उन्होंने मुझसे कहा आप नोएडा छोड़ दो और आपके नोएडा निकलने से पहले किसान छूट जाएंगे। मैंने कहा वादा कर रहे हो? बोले हाँ जी। बड़े अधिकारी थे। मैंने ठीक है। मैंने भाटी जी से कहा भाटी जी मैं जा रहा हूं, ताला चाबी मेरे हाथ में। मैंने कहा अगर ना छूटे तो फिर 4 बजे के बाद फिर आ जाऊंगा। मैं जैसे निकला वहां से और 4 बजे 5 मिनट में मैंने वो किया, तो मेरे पास उनका फोन आया कि आप पता कर लो आपके किसान छूट गए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और है यार, जब मैं वहां से निकल रहा था तो माता जी आई उठ के मेरे पास, क्योंकि माएं बहुत बैठी थी आंदोलन में। बोली भाई चंद्रशेखर
छुट भी जाएंगे, सारे नेता ऐसे ही कह के चले जाते हैं छुट भी जाएंगे, या फिर ऐसे ही आज भी जो है ऐसे ही अंधेरा हो जाएगा। तो मैंने कहा मां मैं वादे झूठे तो करता नहीं, और ना मुझसे कोई झूठे वादे कर सकता, मुझसे आज झूठा कर ले कल को कहां भागेगा, तो मैंने छूट जाएंगे। तो मेरे आज भी याद है जिस दिन मुझे गोली लगी, उनका सम्मान समारोह था किसानों का, जो लोग जेल से आए थे। जैसे आज हम लोग सम्मान समारोह होना तो उनका चाहिए था जो लोग जेल गए थे, हम थोड़ा गए थे जेल, हम तो जेल में मिलने गए थे। तो जिस दिन मुझे गोली लगी, जैसे गोली चली उससे लगभग 10 सेकंड पहले यही के एक साथी का फोन मेरे फोन पे आया, क्योंकि वो मां कह रही थी कि भाई आया तो है नहीं लेकिन भाई से एक बात करा दे। आप देखो मैंने कहां संघर्ष किया और उसका कहां मुझे जो है फायदा मिला, आप इस बात को नोटिस करके देखो। कहते हैं ना आप अच्छे कर्म करते हैं वो फिर उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो वो जब वो गोली चली तो उनका फोन आया, मैं ऐसे देखने लगा, फोन किसने करवाया, उन माओ ने, और इतना मैंने फोन उठाया झुक के, इतने में वो गोली मुझे 2-3 गोली। अच्छा गाड़ी अगर स्कॉर्पियो होती तो उस दिन निमट जाता खेल। वो गाड़ी अमित भाई की थी, वो बेचारी फॉर्च्यूनर, जिसमें जो है वो गोली निकल तो गई लेकिन वो बस हल्की सी लग के गई। आप देखो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आदमी बच कैसे गया। जहां ड्राइवर सीट है उसके बिल्कुल सर पे गोली लगी हुई थी। अगर आप ये आइडिया लगाओ, एक इंच का वो था जान जाने में और जिंदा रहने, 1 इंच का, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, 1 इंच का। मेरे तो एक गोली बनियान से निकल गई, कितना गैप होता है तलछा में और बनियान में जब पहनता है, एक लगी और एक निकल गई। इतने लोग थे गाड़ी में, 4 लोग थे पीछे, 3 पीछे और 2 आगे। किसी को मेरे अलावा ऐसी कोई भयंकर चोट नहीं लगी जिसको कहा जाए कि ये गोली से हमला हुआ है। इतना आशीर्वाद उन माओं का था जिनके बच्चे जेल में थे, जिनको छुड़ाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। आपने शक्ति बड़ी मजबूत बनाई थी, वरना तैयारी विरोधियों की भी बड़ी मजबूत थी। अगर आप गांव से नहीं निकलते तो उस दिन हो सकता है कि वो राजस्थान वध से ज्यादा बुरी परिस्थितियां हो सकती थी इसका, क्योंकि मैं गवाह हूं। मैंने अधिकारियों से कहा कि भाई ये मत समझना कि गुर्जर समाज के लोग हैं, ये बात ध्यान रखना कि जिला हमारा है। अगर एक बच्चे की तरफ उंगली उठी तो जिले में नहीं, कोई लखनऊ में नहीं चैन से सो पाएगा। इस बात को मेरी गांठ बांध लेना, कभी गलतफहमी हो किसी की। और मैंने इनको भी कहा कि आप बेफिक्र रहो, प्रवेश भी थे, मैंने कहा बेफिक्र रहो, मैं यही हूं, जाऊंगा नहीं जब तक आपकी यात्रा नहीं पूरी होगी। लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, गुर्जर गौरव यात्रा और तमाम ये हमारा सामाजिक सम्मान है, लेकिन आज की जो हालात है, जैसे नोएडा में थोड़ी सी स्थिति बदली है, लेकिन क्या पूरे गुर्जर समाज की स्थिति बदल गई है क्या अब आपके बच्चों को नौकरी रोजगार की जरूरत नहीं है क्या अब आपको शिक्षा की और तमाम तरह की कोई नई आवश्यकता की जरूरत नहीं है क्या माहौल बन गया है? मुजफ्फरनगर का कोई है यहाँ? उज्जवल के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ उज्जवल के साथ? वो फीस के पैसे नहीं दे पाया और किस तरह उसको अपमानित किया गया। 5,000 रुपए पे एक नौजवान को, पढ़े लिखे नौजवान को अपमानित किया गया शिक्षा का बाजारीकरण की वजह से, और फिर उसने पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा ली। क्या उसकी मां को उज्जवल लौटा सकती है सरकार? ये जो शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है, आने वाले समय में जो गरीब लोग हैं, सक्षम लोग तो चलो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन गरीब लोग जो शिक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं, उनका जो रास्ता कुचला जा रहा है, वो जो तमाम तरह का संघर्ष राजस्थान में हुआ, उस सबको जो है खत्म किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? जो साथी यहां कह रहे थे कि भाई उस समय जब भारत पर बेड़ियां थी, उन बेड़ियों को काटने के लिए संघर्ष हुआ। क्या आज का नौजवान जो गैर बराबरी की बेड़ियां इस समय कमजोर वर्गों पर, उसको काटने के लिए तैयार है क्या? उसको ये नहीं पता कि उसका भाई कौन है, उसका दुश्मन कौन? मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, मेरा सम्मान आपने किया, बहुत अच्छी बात है, मैं तो अपना काम, और मैं आपसे कह रहा हूं मैंने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये मेरा परिवार है और मैं इस परिवार के लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा हूं।
और अगर जहां इनका पसीना पड़ेगा मैं खून भी दूंगा, मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। सस्ता तो बहुत छोटी बात, मैं आज आपसे कह रहा हूं, अगर सस्ता देनी पड़ी आज नहीं, जिस दिन कहेगी सरकार या जोड़ लगाएगी और समाज, एक तरफ समाज का सम्मान होगा, गुर्जर समाज का, किसान का, मेरे समाज का, दूसरा सस्ता मैं आज वचन दे कह रहा हूं छोड़ दूंगा, एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप सब भाइयों के संघर्ष से मुझे पहले भी इतना ही लोग जानते पहचानते थे। मुझे एक दिन भाटी जी ने कहा कि भाई वो हमारी वर्षों की मांग है, गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए। तो मैंने कहा आप मुझसे क्या चाहते हो, क्यों कह रहे हो मुझसे बात, कि मैं चाहता हूं कि आप ये बात पार्लियामेंट में कहो। तो मैंने कहा कह दूंगा, मगर फिर बाकी लोग कहेंगे क्या गुजरी समाज में बच गया, बाकी लोग कहां गए। कि मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, समाज की इच्छा अब आप जानो। तो मैंने ठीक है, घंटे भर बात सुन लेना, चिंता मत कर। फिर इनका एक दिन फोन आया कि भाई ये बताओ, हाँ ठीक है 30 सेकंड बहुत है पार्लियामेंट में, अवसर मिलना चाहिए। वो बात रिकॉर्ड में है, जब तक इतिहास रहेगा, भारत के संवैधानिक संस्थाओं का इतिहास रहेगा, भारत की पार्लियामेंट रहेगी, तब तक वो बात रिकॉर्ड में रहेगी किसने गुर्जर रेजिमेंट की मांग करी थी। मेरी बात को आप याद रखना, हिस्टोरिकल है वो। दुनिया का कोई व्यक्ति आके पढ़ेगा, अगर पाकिस्तान का गुर्जर आके पढ़ेगा, अफगानिस्तान का गुर्जर आके पढ़ेगा, ईरान का गुर्जर आके पढ़ेगा, तो उसको मिलेगी वो भारत की उसमें संवैधानिक उसमें, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की वो है पुण्यतिथि, अब हम तो उनके संघर्ष को समझते हैं, हमसे ज्यादा कौन समझता होगा। हम तो सहारनपुर के, और हमने उस गदर को पढ़ा कि किस तरह उन्होंने बगावत की थी। तो ये बगावती कौम है, बगावत करने वालों को सरकार पसंद नहीं करती, तो उनका इतिहास मिटा देगा। तो हमने कहा ठीक है, हम उनके लिए भारत रत्न की मांग करेंगे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो देखो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में चला गया तो मेरे ऊपर एक पटल मेरे ऊपर मुझे बढ़ गया है, मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया कि जिस बात को मैं वहां कहूंगा वो दूर तक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं पार्लियामेंट में नहीं था तो उससे पहले मैं नहीं लड़ता। कोई ऐसी एक लड़ाई नहीं है जिसमें गुर्जर समाज के लोगों को मेरी जरूरत पड़ी और मैंने उनके बुलावे की इंतजार की। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जब कोई किसी काम पे आगे बढ़ता है तो जब उसका समर्थन पैदा होता है तो विरोध भी पैदा होता है। और विरोध का स्तर क्या हो सकता है, इस बात को आप घर में बैठ के आइडिया नहीं लगा सकते। उसी विरोध की देन थी कि वो गोली चली, वरना मैंने किसी की जमीन नहीं दबा रखी है, ना मैंने किसी की जमीन दबाई, ना मैंने किसी को सताया। मैंने जितनी लड़ाइयां लड़ी, किसान, कमेरे, मजदूर, गरीबों के सम्मान की, उनके हक अधिकार की, और उनके जो इतिहास को छीनने का काम किया गया, उनके इतिहास को अपमानित करने का काम किया, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। तो मैं इस बात से डरता, मगर मैं आपको बता रहा हूं, आपके आप ही जो संघर्ष कर रहा है, चाहे वो भाटी जी हो, चाहे विशाल हो, परवेश हो, भाई सोनू जी हो, भाई रविंदर जी हो, अगर वो आपके समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो मेरी बात को आप याद रखना कि इस दिन वो किसी ऐसे हादसे के शिकार होंगे कि आप ये कहते रहोगे कि यार हमने इस आदमी पर ध्यान नहीं दिया। आप मेरी बात को याद रखना, बहुत जिम्मेदारी की बात बता रहा हूं, क्योंकि जब ये आपकी लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा है कि समाज में दोबारा कोई नेतृत्व पैदा ना हो। आपको याद है राजेश पायलट जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन किसानों का इतना पढ़ा लिखा तेज तर्रार नेता दोबारा तो नहीं पैदा हो सकता। रविंद्र भाई गवाह बैठे हैं, मैंने उनसे कहा उनके बेटे के लिए कि उनको तैयार कर लो, उनको राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मेरा वादा, इतनी सीटें उनको लाकर देंगे। आप बैठे हैं सामने, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जाओ आप बात कर लो, एक पढ़ा लिखा नेता, मैं चाहता हूं कि वो राजस्थान कमाल संभाले। और जब उनका अपमान हो रहा था तब की बात, मैंने कहा जाओ उनसे जाके बात करो, आप कहो अगर आपकी बात बन गई तो इतना हमने काम कर रखा है राजस्थान में कि अगर वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो इतनी सीटें जीत के जाएंगे कि उनके बगैर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, और हम पूरा जोर लगाएंगे कि सचिन भाई राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन जिन दलों में वहां उनकी क्षमता को किस तरह से खत्म किया जा रहा है आपको नहीं पता क्या? तो आगे आप पे कोई नेतृत्व निर्माण ना हो, शक्ति निर्माण ना हो, इसलिए आज तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की चीजें की जा रही।
मैं आज यहाँ आ गया क्योंकि भाटी जी का आदेश भी था। भाई देखो हमारे नेता, इसमें भी कोई दो राय नहीं, तो उनका आदेश भी मानना था और मेरी खुद की भी इच्छा थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि भाई बहुत दिन हो गए, अब आपको आना है। लेकिन मैं एक बात भाटी जी से भी कहना चाहता हूं कि आपके इस पूरे कमजोर समाज की हिस्सेदारी, जिसकी इतनी संख्या हमारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी के साथ हम लोग तैयार करें। सामाजिक सम्मान भी, ऐतिहासिक सम्मान भी और हिस्सेदारी भी। और आज तो नहीं कहता, राजनीति में जो नहीं कहा जाता उसको भी समझना चाहिए। इस दिन मौका मिलेगा, इतनी बड़ी इज्जत देंगे समाज को जो पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं करनी है, देश भर की राजनीति हम लोग करेंगे। मैं आपको, क्योंकि हमारा संगठन काम कर रहा है और दूसरों के लिए हम इसलिए मुसीबत हो गए, कभी कभी आपकी क्षमता भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाती है। उनको लगता है कि अगर ये जमीन से आया हुआ आदमी और आगे बढ़ गया तो फिर हो सकता है कि हम अमीरों की राजनीति ना खत्म हो जाए। मैं आपको सच बता रहा हूं, सही बात। ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है, बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर सूरज को उगना होगा तो उसको रोक कौन सकता है? अगर अंधेरा ये चाहे कि वो सूरज को रोक सकता है, उसकी रोशनी को, तो ये संभव नहीं है। इस दुनिया में बुराई से बड़ी भी अच्छाई की ताकत है। और जिसने हमें पैदा किया है, जिसको हम जिस भी नाम रूप में मानते हो, वो है। जब तक वो है तब तक ऐसा नहीं है कि अन्याय इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी से उसके अवसर छीन दोगे। तो हमें जहां पहुंचना है, आपका आशीर्वाद, सहयोग रहेगा तो हम लोग उन ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। लेकिन उन ऊंचाइयों पर जाके हम लोग कभी ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि हम जहां से निकल के आए, जिनमें से निकल के आए, जिन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका साथ छोड़ दें। आपने मंच से कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप राजनीतिक रूप से आपको फैसले स्वतंत्रता पूर्वक लेने संविधान की इजाजत देता है, लेकिन जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और कहीं आपकी तरफ आंख उठेगी तो आप याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के आपके सामने खड़े रहेंगे। इस बात को आप में याद रखना। का मौका प्रवेश भाई ने दिया। मंच पर आसीन आज के अध्यक्ष बलेश्वर प्रधान जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के महासचिव हमारे सबके चहेते भाई रविंद्र भाटी, कोर समिति के सदस्य अमित कसाना जी और मंच पर आसीन बाकी सभी लोग, आपको नमन करता हूं। सभा के लोगों से पहले ही जो है कर चुका था पिछले भाषण में, दोबारा मौका दिया गया है। सिर्फ ये बात करने की कुछ रह गई थी चीजें, क्योंकि मुख्य अतिथि आ गए थे इसलिए उस वक्त समय कम था। दोस्तों, आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो, ये इस बात का सूचक है कि आपके दिलों में भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए कितना स्नेह है। राजनीतिक व्यवस्थाएं सबकी अलग हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आप सब अलग अलग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े होंगे, या आपके परिवार में कोई सदस्य है दूसरी पार्टी से भी जुड़ा होगा। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं सामाजिक सम्मेलन के लिए। ये जो समाज की आवाज उठाने वाले एकमात्र नेता भाई चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे समाज की आवाज हर जगह उठाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगते हैं, कितनी बातें उनके लिए होती हैं, उनका विरोध भी होता है, लेकिन फिर भी वो कभी चूकते नहीं है गुर्जर समाज की आवाज उठाने से। और वो हर जगह हमारी आवाज उठाते हैं, इसलिए हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब भी उनके कंधों को मजबूत करें, उनकी ताकत बने, उनके साथ खड़े रहें। आप सब लोग यहाँ आए हैं, ये इसी बात का सूचक है कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। समाज जब तक एक साथ नहीं होगा, आप जानते हैं, जैसे अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, प्रवेश भाई ने भी कहा कि जब तक हम टूटे हुए रहते हैं तब तक हमारी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे, भाई रविंद्र भाटी जी ने, राजकुमार भाटी जी ने जब गुर्जरों को इकट्ठा करना शुरू किया तो धीरे धीरे सभी पार्टीज को, सभी सरकारों को लगने लगा कि अगर ये समाज हमसे बिदक गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। आपने देखा होगा, हमारे जैसा एक और समाज है, जाट समाज, जो जब इकट्ठा होता है तो अपनी सारी मांगे पूरी करवा लेता है, क्योंकि उनके अंदर एक यूनिटी है। हम कहीं ना कहीं टूटे रहते हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि आज हम अगर पैसे वाले हो गए हैं या हम चौधरी हैं तो हम किसी के पीछे क्यों लगें, हम किसी के पीछे क्यों चलें। लेकिन सबसे ज्यादा यही जरूरी है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए कोई कार्यक्रम कर रहा है या समाज के लिए कोई भी आवाज उठा रहा है तो उसकी ताकत बने, उसके साथ खड़े रहें। ये ना सोचें कि हम किस पार्टी से जुड़े हैं, हम किसके साथ हैं, सिर्फ हमें समाज की सोचनी चाहिए। आज आपने देखा होगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे उनका समाज इतनी बड़ी ताकत बन के खड़ा है कि सरकारें उनके सामने घुटने टेक देती हैं। वो जहां जाते हैं उनका समाज उनकी ताकत बनकर खड़ा होता है।
यही काम हमें भी करना है। हमें भी अपने समाज को एक साथ बांधना है और उसको समाज को हमें ताकत बनाकर ऐसे लोगों की जो भी हमारे समाज की आवाज उठाते हैं, दलितों की, पिछड़ों की और हमारे समाज की, उनके साथ खड़ा होना है। क्योंकि हम हर कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते, मैं भी बहुत व्यस्त रह पाता हूं, कई बार नहीं पहुंच पाता, पर कोशिश करता हूं कि जब भी चंद्रशेखर भाई कहीं भी मिले या कहीं भी हो, मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, उनके पास जाने की कोशिश करता हूं। और आज जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि मैं एक सहयोग, इस आंदोलन की आहुति के तौर पे इस आंदोलन में एक सहयोग राशि देना चाहता हूं, उस राशि को मैं अभी यहीं मंच पर भेंट करना चाहता हूं, अगर हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि की इजाजत हो तो। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अमित भाई के लिए, जिनका मानना है कि इस किसान, जवान, आम आदमी के आंदोलन में मैं यदि समय की आहुति नहीं दे सकता तो कम से कम अपने छोटा सा सहयोग राशि के रूप में सहयोग देना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ आपकी भावनाओं को नमन, बारंबार वंदन। धन्यवाद अमित जी। अमित जी समाज के लिए गुर्जर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट संचालित करते हैं, जिनकी एक लंबी चौड़ी टीम है, जिसमें भाई अनिल कसाना जी, आदरणीय नेपाल सिंह कसाना जी और तमाम नौजवान साथी, भाई सुरेंद्र भाटी जी, और जो समाज के मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों को समय समय पर, जो जरूरतमंद बच्चे होते हैं, उन्हें छात्रवृत्ति और खेल किट वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। आप पे प्रेशर देख रहा हूँ चेहरे पे, क्योंकि वक्ता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और सुबह से ही 11 बजे से आप बहुत अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं। सर आजाद जी को अपना आदर्श और अपना नेता, अपना भाई, अपना दोस्त मानते हुए आज उनके जो समाज की तरफ से सम्मान समारोह, स्वागत समारोह रखा गया है गुर्जर समाज की तरफ से, इस अभिनंदन समारोह में मेरे समस्त जिलों से आए हुए समाज की दिशा और दशा दोनों तय करने वाले बिरादरी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आपने उस शेर का अभिनंदन समारोह किया है जो वास्तव में ही इसके लायक था। जब जब समाज को जरूरत पड़ी, बिना कहे बिना मांगे आपके बीच हर लड़ाई में लड़ने का काम किया और किसी भी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। 2 लाइनें मैं उनको समर्पित करता हूं कि ये वो तूफान है जो कभी रुकते नहीं और ये वो शोले हैं जो कभी बुझते नहीं। बहुत अच्छा। एक बात और, इनके बारे में ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। अध्यक्ष जी के सीने में वो आग है जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए वो पीड़ा है, वो दर्द है, वो आग है जिसे ये कभी बुझने नहीं देते। पूरे देश के अंदर जाकर बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़े, विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति पक्ष में हो चाहे परिस्थिति इनके विपक्ष में हो। मैं 15 साल पहले इस जिले में सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में मेहनत करता था, संघर्ष करता था। एक दौर ऐसा आया 2017 में, मैं 15-16 साल के संघर्ष के बाद अध्यक्ष जी मैंने थकान महसूस की, मैंने निराशा महसूस की और मेरा मन कहीं कमजोर पड़ने लगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात 2017 में हुई थी और जब मैंने देखा कि एक बब्बर से पूरे देश में अपने समाज के लिए किस तरह विपरीत परिस्थितियों में बिना संसाधनों के कोने कोने में जाकर लड़ाई लड़ता है, मुझे अध्यक्ष जी के उस संघर्ष ने वो पूर्ण प्रेरणा दी। और जब मैं इनसे मिला और पहली बार गाजियाबाद के अंदर अध्यक्ष जी से गले मिला और जिस तरह इन्होंने हाथ पकड़ा, उस एनर्जी ने और उसने मेरे जीवन को नई दिशा दी, मेरी सोच को नई दिशा दी और इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और अध्यक्ष जी ने कहा, भाटी जी
तुम केवल एक जिले की परिधि में एक सीमा के लायक नहीं हो। तुम्हें अपने समाज की लड़ाई पूरे देश के अंदर जाके लड़नी चाहिए। जहां जहां समाज पे जुल्म हो, ज्यादती हो, हक अधिकार छीने जाए, आरक्षण छीना जाए, इतिहास मिटाया जाए, वहां जाके तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे ताकत और मुझ में हौसला और जो मुझ में विश्वास जताया, पूरे देश में आज वही है कि चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का, जहां जहां समाज में जुल्म ज्यादती होती है, मैं जाता हूं, लड़ता हूं, संघर्ष करता हूं। जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिना थके, बिना रुके, बिना डरे, चाहे कोई गोलियां भी हमला हुआ, यात्राएं दी गई, रासुका लगी, लेकिन इन्होंने कभी समाज का काम नहीं छोड़ा। जब मुझे लगा कि यही वो बब्बर शेर है जो पूरे देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसानों की लड़ाई लड़ सकता है, तो मैंने भाई चंद्रशेखर जी का हाथ पकड़ के पूरे देश के अंदर अपने समाज के साथ साथ गरीब, किसान, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। पिछले 10 वर्षों में कोई कोना देश का ऐसा बचा नहीं जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लड़ाई लड़ने नहीं गए हो। हम कहीं वोटों के लालच में नहीं, हम कहीं अन्य किसी स्वार्थ में नहीं। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो आंदोलन था, जिसमें 700 गुर्जर जेल में थे, जिसमें रासुकाएं लगी गई थी, आचार संहिता लग गई थी, और तमाम यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, जागरूक नौजवान हैं। आचार संहिता के अंदर कोई भी देश में आंदोलन नहीं होता, कोई विकास कार्य नहीं होते, कोई सभा नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी पार्टी को, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी, गुर्जर समाज के लिए दांव पे लगाकर आचार संहिता के अंदर जेल भरो आंदोलन किया और सारे केस खत्म कराए, रासुकाएं खत्म कराई, जो लोग जेल में बंद थे उनको बाहर निकलवाया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि जो बात सब साथियों ने अपने वक्ताओं में कह दी कि हमारे समाज की मांग जो हमारे लोगों को उठानी चाहिए थी संसद के अंदर, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, चाहे रेजिमेंट की मांग हो, चाहे धन सिंह कोतवाल की, चाहे अन्य मांग हो। मैं तो इनका जो एक डायलॉग ये कहते हो, बात मुझे मन पे आ रही है, मैं कहना चाहता हूं, चाहे चंद्रशेखर भाई ने गुजरी की कोख से जन्म ना लिया हो, चाहे हम दोनों ने एक माता की कोख से जन्म ना लिया हो, लेकिन ये जैसे इनका जो काम करने का तरीका, जो समाज पर समर्पण का, न्यौछावर होने का तरीका, त्याग का तरीका है, वास्तव में इन्होंने पूरे जीवन के लिए हमें तो समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और इनके हाथ बढ़ाना, इनको हौसला देना, इनको ताकत देना भी गुर्जर समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब जब कोई शेर इस तरह के निर्णय लेता है तो उसका नुकसान भी होता है, उस पर हमले भी होते हैं, उस पर साजिश भी होती है।